आइए शुरुआत करते हैं। कोई भी विष शरीर में अलग अलग मार्गों से प्रवेश कर सकता है। सांस के माध्यम से, फेफड़ों में, भोजन के साथ पाचन तंत्र में, या त्वचा के जरिए। शरीर के अंदर आने के बाद यह विष कोशिका झिल्लियों को पार करता है। जो पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं वे तेजी से प्रवेश करते हैं, जबकि अन्य पदार्थ पीएच और सतह क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। ध्यान दें कि कैसे ये विष के अणु बाहरी वातावरण से रक्त में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। यही वो पहला चरण है जो तय करता है कि विष कितनी जल्दी असर करेगा। अब विष रक्त में आ चुका है और पूरे शरीर में फैलने लगता है। रक्त को एक हाईवे की तरह समझिए जो विषैले अणुओं को अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। कुछ विष प्रोटीन से जुड़ जाते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से यात्रा करते हैं। ध्यान दें कि कुछ पदार्थ मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, जबकि अन्य यकृत और गुर्दों में जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को वितरण कहा जाता है और यही तय करता है कि शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होगा। हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं। कुछ विष इस प्रक्रिया को रोक देते हैं, जिससे कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर पाती। भले ही ऑक्सीजन मौजूद हो, ऊर्जा नहीं बनती। ऊर्जा की कमी से मस्तिष्क और हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं। ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक होती है क्योंकि यह सीधे कोशिकाओं के जीवन को प्रभावित करती है। यहाँ आप एक तंत्रिका जंक्शन यानी सिनेप्स देख रहे हैं। सामान्य स्थिति में एसिटाइलकोलाइन नामक रसायन संकेत भेजता है और एक एंजाइम उसे तोड़कर संकेत को रोक देता है। लेकिन कुछ विष, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। परिणामस्वरूप एसिटाइलकोलाइन जमा हो जाता है और तंत्रिका लगातार सक्रिय रहती है। इससे मांसपेशियों में कंपन, अधिक लार बनना और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अंततः तंत्रिका तंत्र अत्यधिक उत्तेजित होकर थक जाता है। अब देखें कि एथिलीन ग्लाइकोल जैसे पदार्थ शरीर में कैसे काम करते हैं। ये शुरुआत में कम हानिकारक लगता है, लेकिन यकृत में जाकर यह मजबूत अम्लों में बदल जाता है। ये अम्ल रक्त का पीएच कम कर देते हैं, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्थिति बनती है। जैसे जैसे अम्लता बढ़ती है, विशेषकर गुर्दे प्रभावित होते हैं और उनकी कार्यक्षमता घटने लगती है। ध्यान दें कि कैसे क्रिस्टल बनते हैं और शरीर का संतुलन बिगड़ता है। कुछ विष सीधे संपर्क में आकर तुरंत नुकसान पहुंचाते हैं। मजबूत अम्ल या क्षार, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊतकों को सीधे नष्ट कर देते हैं। ये प्रोटीन की संरचना को बिगाड़ देते हैं, जिसे डिनेचरेशन कहा जाता है। इससे जलन, घाव और तीव्र दर्द होता है। यह नुकसान स्थानीय होता है, लेकिन बहुत गंभीर हो सकता है। अब देखते हैं कि अलग अलग अंगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यकृत विष को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी इसे और अधिक विषैला बना देता है। गुर्दे विष को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे भी नुकसान के जोखिम में रहते हैं। मस्तिष्क बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए यहाँ जल्दी असर दिखाई देता है। फेफड़े भी प्रभावित हो सकते हैं, खासकर जब सांस लेने में समस्या हो। अक्सर गंभीर विषाक्तता में कई अंग एक साथ प्रभावित होते हैं। जब हम समझते हैं कि विष शरीर में कैसे प्रवेश करता है, कैसे फैलता है और कैसे कार्य करता है, तब हम उसके प्रभावों को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं और सही उपचार कर सकते हैं। विष विज्ञान केवल विष के बारे में नहीं है, ये जीवन की रक्षा के बारे में है। जब कोई विष शरीर में प्रवेश करता है तो वो केवल नुकसान ही नहीं करता, बल्कि अंत में शरीर उसे बाहर निकालने की भी कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को विष का उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि शरीर किस प्रकार अलग अलग अंगों की मदद से विष को बाहर निकालता है। विष शरीर में प्रवेश करने के बाद रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। किडनी विष को बाहर निकालने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये 3 मुख्य चरणों में काम करती है। पहला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें विष रक्त से छनकर मूत्र में जाता है। दूसरा, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, जिसमें अतिरिक्त विष सक्रिय रूप से मूत्र में डाला जाता है। और तीसरा, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, जहां कुछ पदार्थ वापस रक्त में चले जाते हैं। लिवर शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला है। यह विष को कम हानिकारक या पानी में घुलनशील रूप में बदलता है। इसके बाद यह विष पित्त यानी बाइल के माध्यम से आंत में पहुंचता है और मल के साथ बाहर निकल जाता है। कुछ मामलों में यह विष दोबारा अवशोषित होकर वापस लिवर में आ सकता है, जिसे एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। कुछ विष ऐसे होते हैं जो गैस या वाष्प के रूप में होते हैं। ये फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकलते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो विष रक्त से फेफड़ों में पहुंचकर सांस के साथ बाहर निकल जाता है। इसी कारण कुछ जहरीले पदार्थों में विशेष गंध महसूस होती है, जो विष शरीर द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते
वे सीधे आंत के रास्ते मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये प्रक्रिया विशेष रूप से उन पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण है जो बड़े आकार के होते हैं या आसानी से अवशोषित नहीं होते। कुछ विष शरीर से अन्य मार्गों से भी बाहर निकलते हैं, जैसे पसीना, लार और स्तन दूध। हालांकि इनकी मात्रा कम होती है, लेकिन ये चिकित्सा और फॉरेंसिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ विष दूध के माध्यम से शिशु तक पहुंच सकते हैं। विष के उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आयन ट्रैपिंग। इसमें शरीर का पीएच यानी अम्लता या क्षारीयता विष के उत्सर्जन को प्रभावित करती है। विष पहले शरीर में प्रवेश करता है, फिर रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, लिवर उसे परिवर्तित करता है और अंत में किडनी, फेफड़े या आंत के माध्यम से बाहर निकल जाता है। समय पर पहचान और सही उपचार से विष के प्रभाव को कम किया जा सकता है।